रट्टाबंध लॉजिक ऑन बेसिक क्लियर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जो सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है। उम्मीद है आप सभी को उसका पहला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज उसके सेकंड वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित है। उम्मीद है आप व्यवस्थित तरीके से वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसमें जितनी भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उसको समझेंगे। ठीक है, उसमें हमने सीखा था कि इंग्लिश क्या है, वो कैसे बनी है और उसको पढ़ा कैसे जाएगा, जिसमें मैंने आपको पूरी इंग्लिश का जो फॉर्मेशन था वो उसमें सिखाया था। क्लोज और फ्रेज के बीच में जो डिफरेंस है वो भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे आज हम बात करेंगे अल्फाबेट की, लेटर्स की और वर्ड फॉर्मेशन की। तो बिना किसी देरी के इस दमदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर उस एक छात्र तक इसको पहुंचा दे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। लेके प्रभु का नाम, करते हैं आज का काम बिना किसी देरी के। चल, मैंने आपके सामने लिखा सर अल्फाबेट। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, तो अधिकतर स्टूडेंट्स मुझे जो रिप्लाई देते हैं या आंसर करते हैं वो है सर 26। जबकि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते ही नहीं है। अल्फाबेट का मतलब होता है सर सेट ऑफ लेटर्स। किसी भी लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स होते हैं उनका जो सेट होता है बस वही क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है, जिसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही तो वर्णमाला है। उस एक वर्णमाला में कितने लेटर्स का सेट है सर? 26 लेटर्स का सेट। तो अगर आप कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में, तो आप आंसर कीजिएगा सर सिर्फ एक ही अल्फाबेट है और उस एक अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। और उनको मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और कैटेगरी को ऐड किया है ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिकल में वो उनसे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान से सीखिएगा, जो 26 लेटर्स होते हैं उनकी जो दो कैटेगरी है, उनमें से जो पहली कैटेगरी होती है दैट इज वोवेल, स्वर, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है सर कॉन्सोनेंट, व्यंजन, जो इधर आपके सामने दिखिए। अब अभी तक आपने किसी टीचर से क्वेश्चन करा कि सर इंग्लिश में 5 ही वोवेल क्यों होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट क्यों होते हैं? अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपका इसको व्यवस्थित तरीके से सटीकता के साथ आंसर करना चाहूंगा। बड़ी ध्यान से सीखिएगा। आज पर्दा उठने जा रहा है उस फैक्ट के ऊपर जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं आता कि इंग्लिश में सिर्फ 5 ही अल्फाबेट क्या होते हैं, 5 ही लेटर्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं। ध्यान से सीखिएगा, इंग्लिश में सिर्फ 5 ऐसे लेटर्स है सर जो कहां से प्रोनाउंस होते हैं, वोकल कोड से। अब सर ये वोकल कोड क्या बोला है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सर स्वर तंत्रिका। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्वर तंत्रिका, है ना। इसका हिंदी मीनिंग स्वर तंत्रिका होता है। और अगर इसे बात करूं तो आप सभी ने पता होगा, ऐसा बोलते हैं टेटुआ दबा देंगे, बस वो टेटुआ ही क्या होता है सर? वही वोकल कोड स्वर तंत्रिका है। तो देखिए, अगर कोई स्वर तंत्रिका से प्रोनाउंस होगा तो बोला भी क्या जाएगा सर? स्वर ही बोला जाएगा। तो सिर्फ जो वोकल कोड से प्रोनाउंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं। और ऐसे कितने होते हैं? सिर्फ ये 5 लेटर, ए, ई, आई, ओ, अ। ए, ई, आई, ओ, अ, ये पांचों के पांचों ऐसे लेटर्स हैं सर जो सिर्फ वोकल कोड से प्रोनाउंस होते हैं। जबकि इधर देखिएगा, जो वोकल कोड के अलावा भी दूसरी टर्म से प्रोनाउंस होगा वो होगा सर कॉन्सोनेंट। अगर आप सब बी को प्रोनाउंस करके देखेंगे, बी, तो साउंड तो वोकल कोड से निकल रहा है, लेकिन क्या उसके अलावा आपके लिप्स भी काम कर रहे हैं? बी, सी, सी को जैसे बोलेंगे तो टंग नीचे ट्विस्ट हो जाएगी, अरे हो जाएगी। डी, डी में सर टंग ऊपर चली जाएगी। तो क्या वोकल कोड के अलावा भी दूसरी चीजें काम कर रही है? तो जो वोकल कोड से प्रोनाउंस हो वो वोवेल है सर, और जो वोकल कोड के अलावा भी दूसरी चीजों से प्रोनाउंस हो वो कॉन्सोनेंट है सर। होते हैं 21 जो आपके सामने लिखे हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि 21 कॉन्सोनेंट क्यों है, क्योंकि वो 21 ऐसे लेटर्स होते हैं सर जो वोकल कोड के अलावा भी दूसरे टर्म से प्रोनाउंस होंगे, और 5 ऐसे लेटर्स होते हैं सर जो सिर्फ वोकल कोड से प्रोनाउंस होते हैं, मतलब वो स्वर है। ठीक है, अब इनके बीच में जो दो लेटर है, एक डब्ल्यू एंड दूसरा वाई, इन्होंने मंगल पांडे की तरह विद्रोह कर दिया। इन्होंने मंगल पांडे की तरह विद्रोह कर दिया कि भैया कभी तो हम कॉन्सोनेंट की तरह काम करेंगे और कभी हम जो है वो वोवेल की तरह काम करेंगे। इन्होंने ऐसा बोला कि हम कभी तो वोवेल बनेंगे और कभी कॉन्सोनेंट बनेंगे। तो फिर इंग्लिश वालों ने इनको नाम दे दिया सेमी वोवेल। क्या नाम दे दिया? सेमी वोवेल, मतलब अर्धस्वर। ये दो तरीके से काम करते हैं, दे आर पार्टली लाइक कॉन्सोनेंट एंड दे आर पार्टली लाइक वोवेल्स। दो तरीके से काम करने के कारण इनको सेमी वोवेल नाम दिया गया। जब ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं तो डब्ल्यू फॉर व एंड वाई फॉर य बनता है। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वर्ड। इसको आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? येलो। तो W फॉर व एंड Y फॉर या, तो ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जब W से उ और ओ प्रोनाउंस हो एंड Y से ई बने तो फिर ये क्या होते हैं सर? वोवेल्स होते हैं। पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? हाउ। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे सर? फ्लो। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे सर? आर्मी। तो W फॉर यहाँ क्या है? U एंड O, और Y फॉर क्या है सर? E। तो जब W से U O बने, Y से E बने तो वोवेल है, और जब इनसे व और या बने तो कॉन्सोनेंट है। तो दो तरीके से काम करने के कारण इनको क्या नाम दे दिया गया? सेमी वोवेल, अर्धस्वर नाम दे दिया गया। तो क्या सीखा? अल्फाबेट मतलब सेट ऑफ लेटर्स, 26 लेटर्स का सेट है सर जो दो कैटेगरी में कैटेगराइज है, फर्स्ट वोवेल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 क्यों है? क्योंकि 5 ही ऐसे लेटर्स जो
वोकल कोड से प्रोनाउंस होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट क्यों है? क्योंकि 21 ऐसे लेटर्स हैं सर जो वोकल कोड के अलावा भी दूसरी टर्म से प्रोनाउंस होते हैं। फिर उसके बाद में वो डब्ल्यू एंड वाई जो है हमने उनको सेमी वोवेल्स नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये कभी तो कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं और कभी वोवेल की तरह काम करते हैं। दोनों की तरह काम करने के कारण इनको सेमी वोवेल नाम दे दिया गया। जब ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करेंगे तो उनसे ये बनेगा, जब ये वोवेल की तरह काम करेंगे तो उनसे ये बनेगा। समझ में आ गया क्या बात है? चलिए आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। हमने लेटर्स की बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली, अल्फाबेट एंड लेटर्स की। अब हम बात करते हैं सर वर्ड की। वर्ड का मीनिंग सबको पता है, शब्द होता है। मैंने आपको कल भी बताया था ये बातें कि जो वर्ड है सर वो लैंग्वेज की क्या है, वो लैंग्वेज की बेसिक मीनिंगफुल यूनिट है। और सबसे खास चीज ये ऐसी यूनिट है जिसका सर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको बात करूं तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो फोर्थ है वो होती है सर वर्ब, फिफ्थ होती है सर एडवर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन, फिर उसके बाद डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट होता है सर आर्टिकल। ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने लिखा रहे यही हर एक वर्ड के होते हैं। इसके अलावा वर्ड का और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता ही नहीं। मतलब इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उन सभी के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो उनके होंगे उसी बिहार पर उनका क्या निकलेगा, मीनिंग निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी मैं आपको करके बताऊंगा। तो वर्ड की जो डेफिनेशन होती है सर वो ये बोलती है कि ये बेसिक मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज की। ये पहली ऐसी सिंगल यूनिट है लैंग्वेज की जिसका की कोई मीनिंग होता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। जो वर्ड होती है सर वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है किसकी, कम्युनिकेशन की। आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो जो कम्युनिकेशन की मेरी सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है लैंग्वेज में वही क्या है सर, वर्ड्स है। मैं अपने वर्ड्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ और मेरी बातें आपको वर्ड्स के माध्यम से समझ में आ रही है, ठीक है। और सबसे खास चीज जो वर्ड का मीनिंग है सर वो डिपेंड करता है किस पर, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अब ये कैसे करता है वो सीखिएगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा सर। मान लीजिए मैंने आपके सामने कल के दिन एक वर्ड लिख दिया, आप सभी जैसे यहाँ प्रेजेंट है, बस उसी तरीके से मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दिया प्रेजेंट। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके मीनिंग बताओ सर, तो आप बोलेंगे सर इसके तो हमने तो 2-3 मीनिंग पढ़े हैं। इसका एक मीनिंग गिफ्ट होता है, उपहार देना। एक इसका मीनिंग उपस्थित होना होता है। एक इसका मीनिंग समय भी होता है, वर्तमान काल। तो अगर एक वर्ड के कितने मीनिंग है, 3, तो सीधी सी बात है सर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो आपसे मेरे साथ एक काम करिएगा आप सभी के सभी, कि जब भी कोई वर्ड देखो तो उस वर्ड का सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है, देन उसके बाद में उसका मीनिंग पता करना है। जैसे देखिएगा ये जो वर्ड है ये कभी कभी सेंटेंसेस में आकर नाउन का भी काम करता है, नाउन का भी फंक्शन करता है। कभी कभी सेंटेंस में आकर ये वर्ब का फंक्शन कर देता है सर, और कभी कभी सेंटेंस में ये आकर एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर देता है सर। जब ये किसी भी सेंटेंस में आकर नाउन बनेगा तो नाम होगा किसी का, और प्रेजेंट का मतलब वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर प्रेजेंट का मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है सर गिफ्ट, उपहार देना किसी को। ठीक है, क्या करना, उपहार, इसका मीनिंग निकलेगा। लेकिन अगर ये वर्ब है तो वर्ब होने पर इसका जो मीनिंग होता है सर वो होता है उपस्थित होना। अगर ये वर्ब है तो इसका मीनिंग होगा उपस्थित होना। और अगर ये एडजेक्टिव है तो वहां पर फिर इसका मीनिंग जो होगा वो होगा प्रेजेंट, मतलब वर्तमान, है ना। मतलब ये किसकी बात करेगा सर, टाइम की बात करेगा। किसकी बात करेगा, टाइम की, वर्तमान काल, आप सभी को पता है। तो जब ये नाउन है तो उपहार है, जब ये वर्ब है तो उपस्थित होना है, और जब ये एडजेक्टिव है तो वर्तमान है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड आया प्रेजेंट, हमें नाउन की जरूरत है आप इसको लिखो, हमें वर्ब की जरूरत है आप इसको लिखो, हमें एडजेक्टिव की जरूरत है आप इसको लिखो। तो अब से आप याद रखेंगे कोई भी वर्ड, उस वर्ड का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिहाफ पर आप उसका क्या निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे। उम्मीद है ये चीज मेरे साथ आप जरूर बदलेंगे, ठीक है। तो वर्ड को देखना है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है, फिर उसके बाद में उसके मीनिंग की तरफ बढ़ना है, क्योंकि मीनिंग सबसे लास्ट चीज है। सबसे पहली जो चीज है इंग्लिश में वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कॉम्प्रीहेंशन में बहुत अच्छे लेवल से अपन इसको निपटाएंगे, है ना। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता हो बहुत मुश्किल है सर। लेकिन क्या हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो सकता है, तो जी हाँ पॉसिबल है। हर एक वर्ड का आपको क्या पता होना, पार्ट्स ऑफ स्पीच होना, कैसे वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर काम कर लेंगे तो अपने आप किस पर काम हो जाएगा सर, मीनिंग पर। कोई दिक्कत आएगी नहीं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश को पढ़ने में। चलिए उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आएगी होगी। अब हम बात करते हैं सर वर्ड के फॉर्मेशन की, मतलब एक शब्द की उत्पत्ति आखिरकार होती कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं वर्ड फॉर्मेशन की बात करता हूं, उत्पत्ति, ठीक है। अगर मैं एक वर्ड के फॉर्मेशन की बात करता हूं तो बड़े ध्यान से सीखिएगा। वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हर दिन नए वर्ड्स को बनाया जाता है किसी भी लैंग्वेज में।
क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और ये होता है कितने, 4 अलग अलग तरीके से। क्या सीखा कि सर वर्ड फॉर्मेशन जो शब्द की उत्पत्ति है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हर दिन नए नए वर्ड्स को बनाते हैं, और वो करते हैं अपन 4 तरीके से, प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर 2 तरीके, कंबाइन करके या कन्वर्ट करके। इन 4 तरीकों के द्वारा आप नए नए वर्ड्स को बना सकते हैं। इनके अलावा भी 2 प्रोसेस होती है, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे, बहुत ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ उनसे रिलेटेड आपको कुछ ही बातें याद रखना है, लेकिन इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें याद रखनी की होती है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया। तो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, कंबाइंड वर्ड है और कन्वर्टिंग वर्ड है, ये 4 सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इन्हीं को अपन सीख लेते हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स आप सभी को पता है, हिंदी में बोलते हैं सर इसको उपसर्ग, और सफिक्स आप सभी को पता है इसको बोलते हैं हम प्रत्यय, है ना। अब इससे आपको हिंट मिल जाएगी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको पता करना है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? एक ऐसा वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसका अपना एक मीनिंग होता है ना, और उससे नए वर्ड को बनाया जा सकता है। तो रूट वर्ड में आगे अगर आपने किसी को फिक्स कर दिया तो वो होगा सर प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स एक ऐसी टर्म है जो रूट वर्ड में आगे लगकर उस रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज करेगी। तो प्रीफिक्स किसी भी रूट वर्ड के आगे लगकर उस रूट वर्ड के मीनिंग को क्या कर देता है सर? चेंज कर देता है। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट जो सफिक्स होता है वो फिक्स होता है किसी भी रूट वर्ड के पीछे, और पीछे लगकर उस रूट वर्ड के मीनिंग को क्या कर देता है? चेंज। तो प्रीफिक्स कहाँ लगता है? रूट वर्ड के आगे, आगे लगकर मीनिंग चेंज करेगा। सफिक्स कहाँ लगता है सर? रूट वर्ड के पीछे, और पीछे लगकर मीनिंग को चेंज करेगा। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स होने वाला। कहाँ फिक्स होने वाला? पहले फिक्स होने वाला। रूट वर्ड के पहले फिक्स हो प्रीफिक्स है, रूट वर्ड के बाद में फिक्स हो सफिक्स है। ठीक है सर। जैसे इधर देखिएगा, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा कम। कम का मतलब आप सभी को पता है सर, बचपन से पढ़ते हैं, आना। इस कम में मैंने एक बहुत ही प्यारा प्रीफिक्स जोड़ा, इन। ये जो इन प्रीफिक्स मैंने आपके सामने जोड़ा, इससे एक नया वर्ड बन गया इनकम, और इनकम का जो मीनिंग हो गया सर वो हो गया आय। तो वर्ड था आना, अब मेरे पास हो गया आय। तो क्या प्रीफिक्स लगाने से मीनिंग चेंज हो गया? बिल्कुल ठीक सर। अगला मैंने लिखा सर टैक्स। इसमें मैंने इनकम में एक सफिक्स लगा दिया टैक्स, है ना। तो अब जो वर्ड बना वो क्या बना? इनकम टैक्स। और उस इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है सर? उसका मीनिंग होता है सर आयकर। तो क्या वर्ड था एक, और अब मैंने बना दिया 3 यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो किसी भी रूट वर्ड में पहले अगर कोई चीज आप फिक्स कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स होगा, मीनिंग चेंज करेगा। बाद में किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो सफिक्स होगा, मीनिंग चेंज करेगा, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। अब बात करते हैं कंबाइनिंग वर्ड की। अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को आपस में मिला दिया जाए और मिलाने से एक वर्ड बना दिया जाए तो वो कंबाइनिंग वर्ड होगा। कैसे काम करता है सर? इधर देखिएगा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो है कौन सा? एक ब्लैक है, और ब्लैक के साथ वो क्या है सर? बोर्ड भी है। तो जो वर्ड बना वो बना सर ब्लैक बोर्ड। बन गया ब्लैक बोर्ड। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े। मैंने आपके सामने लिखा एक लिखा सन और दूसरा वर्ड लिखा राइज, दोनों को मिलाकर मैंने बना दिया सनराइज। बातें समझ में आ गई है क्या? तो जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को आप मिलाएंगे और मिलाकर एक नया वर्ड बना लेंगे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग वर्ड। अब देख सीखो सर। सर यहाँ पर भी तो हमने वर्ड मिलाकर एक नया वर्ड बनाया, यहाँ पर भी वर्ड बनाकर एक नया वर्ड बनाया, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ध्यान से समझिएगा। किसी भी रूट वर्ड में प्रीफिक्स लगाने से, सफिक्स लगाने से उसका मीनिंग चेंज होता ही होता है। लेकिन जब भी आप 2 रूट वर्ड को आपस में मिलाएंगे, जब भी आप 2 वर्ड्स को मिलाकर उनको कंबाइन कर कर एक नया वर्ड बनाएंगे तो उसका कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड ही ब्लैक बोर्ड है, सन का राइज होना ही सनराइज है। मतलब कंबाइन करने पर वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करने पर मीनिंग चेंज होगा, वर्ड को कंबाइन करने पर उनका मीनिंग चेंज नहीं होगा। सबसे खास चीज है सर कन्वर्ट करना। कन्वर्ट क्या है? किसी भी वर्ड को उठाकर उसमें सफिक्स लगा दिया जाए, और जो बनने वाला नया वर्ड है, अगर उस नए वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाए सर? चेंज हो जाए, तो बस उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिंग वर्ड। एक बार और सीखो ध्यान से। मान लीजिए कल के दिन मेरे पास एक कोई वर्ड है, ये है मेरे पास एक वर्ड, देखिए आप सभी को। इस वर्ड का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो गई होगा सर, तो इन्वेस्ट करना मतलब ये वर्ब है। इसका मैंने वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया। फिर उसमें मैंने क्या लगा रहा हूँ? कोई सफिक्स। मैंने एक नहीं 2 सफिक्स लगाया। पहला सफिक्स लगाया मेंट, दूसरा सफिक्स लगाया और। क्या इसमें मैंने सफिक्स लगा दिए सर? तो मेरे पास 2 नए वर्ड बने। पहला वर्ड बना सर इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरा वर्ड बना सर वो बना इन्वेस्टर। पहला वर्ड इन्वेस्टमेंट है, दूसरा वर्ड इन्वेस्टर। तो क्या सर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टर का दोनों का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन। तो क्या पहले वर्ब था और अब मैंने उसको सफिक्स लगाकर नाउन बना दिया। तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी सफिक्स को लगाकर नए पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देना ही क्या कहलाता है? कन्वर्टिंग वर्ड्स कहलाता है। प्रीफिक्स आगे लगेगा, सफिक्स पीछे लगेगा, कंबाइन करके 2 वर्ड को एक बनाया जाएगा और कन्वर्ट करके सिर्फ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको सीखना है, ठीक है। चल, अब इसमें से कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैं काम करके आपको देता हूं। उम्मीद है आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। चल, करें काम, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं, देखिएगा।
अगर कहीं पर सर मान लीजिए कोई रूट वर्ड लिखा है और उस रूट वर्ड में पहले आपने ऐड कर दिया प्रीफिक्स, बाद में आपने ऐड कर दिया सफिक्स, तो वहां पर इंग्लिश में उसको एक नया नाम दे दिया जाता है अफिक्सेस। जैसे अभी अपन ने वर्ड लिखा था इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स कैसे बना है? इनकम टैक्स अफिक्सेस लगाने से मिलकर बना है। उसमें इन प्रीफिक्स है, टैक्स सफिक्स है, तो अफिक्सेस लगाने से क्या बना सर? इनकम टैक्स बना। तो जब प्रीफिक्स अफिक्स दोनों साथ में आए तो उसको इंग्लिश में फिर आप क्या नाम दे दीजिएगा? अफिक्सेस नाम दे दीजिएगा, जिसमें जो रूट वर्ड है वो बेसिक यूनिट होती है सर किसकी? वर्ड की। ठीक है, चलिए अब प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, प्रीफिक्स क्या होता है सर? प्रीफिक्स के बारे में सिर्फ आपको बातें याद रखनी है दो, कि प्रीफिक्स एक तो आता है सर स्टार्टिंग या बिगिनिंग में, है ना, और बिगिनिंग में आकर ये किसी भी वर्ड के मीनिंग को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। यूजुअली ये कितने लेटर, मिनिमम लेटर का होता है? दो, और मैक्सिमम कितने लेटर का होता है? तीन, है ना। यूजुअली बोला है मैंने, अधिकतर ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर अधिकतर मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन लेटर का आप क्या देखेंगे? प्रीफिक्स देखेंगे। जैसे इधर देखिएगा, जो यूएन है, ये यूएन से रिलेटेड जितने भी वर्ड आप बनाएंगे उनका मीनिंग होगा नोट और अपोजिट। देखो जैसे कैसे, हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी, तो क्या अन, नोट या अपोजिट का सेंस दे रहा है? बिल्कुल ठीक है सर। यूजुअल का उल्टा अनयूजुअल, डू का उल्टा अनडू, तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हमने देखा कि यूएन कहीं पर भी लगा तो नोट और अपोजिट का सेंस देता है। इससे रिलेटेड कितने वर्ड बना दो, अपने को सबका मीनिंग याद होगा। री मतलब अगेन होता है, वापिस से लिखना रीराइट, वापिस से बिल्ड करना रीबिल्ड, वापिस से टर्न करना रिटर्न। मिस का मतलब रोंग होता है, अंडरस्टैंड करने में मिस हो गया तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई सर, प्लेस करने में मिस हो गया तो मिस प्लेस हो गया सर, लीड करने में मिस हो गया तो मिसलीड हो गई सर। प्री का मतलब पहले होता है, टॉप ट्रेंडिंग वर्ड है प्री वेडिंग, टॉप ट्रेंडिंग है सर। प्री वेडिंग मतलब वेडिंग के पहले प्रिपेयर होना, वेडिंग के पहले ही है, वेडिंग के पहले चीजें के कर लेना, वही क्या कहलाता है? प्री वेडिंग कहलाता है। वैसे तरीके से व्यू के पहले प्रीव्यू होता है, डिक्ट के पहले प्रीडिक्ट होता है, हिट के पहले प्री हिट होता है। बातें समझ में आ गई क्या? तो जो प्रीफिक्स होता है मिनिमम दो मैक्सिमम तीन लेटर का होता है, किसी भी रूट वर्ड के आगे जुड़ता है और आगे जुड़कर उसके मीनिंग को क्या कर देता है? चेंज, जैसा मैंने अभी आपको करके सिखाया। चलिए, इसका जस्ट अपोजिट जो होगा सर सफिक्स होगा। ये आएगा किसी भी वर्ड के एंड में, एंड में आकर उस रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देगा। सबसे खास बात, मिनिमम दो लेटर का होता है और मैक्सिमम फोर लेटर का होता है। मिनिमम दो और मैक्सिमम फोर, बस ये आपको याद रखना है, मिनिमम दो मैक्सिमम फोर। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है एबीएलई और आईबीएलई, है ना। हम तो इसको क्या पढ़ते थे सर? एबले पढ़ते थे। जो एबला व्यक्ति होता है वो किसी भी काम को करने में क्या होता है? कैपेबल होता है। हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि सर एबल, एबीएलई आईबीएलई का मीनिंग क्या होता है? कैपेबल ऑफ। जो रीड करने में एबल हो उसको रीडेबल, जो फ्लेक्स करने में एबल हो उसको फ्लेक्सिबल, जो मैनेज करने में एबल हो उसको मैनेजेबल। उसी तरीके से टीआईएन का मतलब एक्शन या रिजल्ट। सेलिब्रेट करने का जो एक्शन या रिजल्ट है वो सेलिब्रेशन है सर। क्रिएट करने का एक्शन या रिजल्ट जो है वो क्रिएशन है सर। इनवाइट करने का जो एक्शन या रिजल्ट है सर वो इनविटेशन है सर। बहुत ही आसान तरीके से आप मीनिंग निकाल पाएंगे, विद इन सेकंड मीनिंग निकालना। और एक बात ध्यान से रखना, मेरी बातों को समझ लीजिएगा आप सभी के सभी, कि अगर इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग निकाल रहे हो ना तो बहुत गलत आप काम कर रहे हैं। अपन हिंदी में किसी भी वर्ड को देखते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि इसका इंग्लिश मीनिंग निकालू सर, नहीं इसका तो उर्दू या फारसी मीनिंग निकालू, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हिंदी को हिंदी में पढ़ा जाता है, तो उसी तरीके से आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना जिस दिन सीख गए उस दिन इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान आपको लगने लगेगी। तो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी से आपको कोई लेना देना मुझे नहीं लगता यहाँ पर होना चाहिए। सेलिब्रेट करने का जो एक्शन या रिजल्ट है वो सेलिब्रेशन है, बस इतना सा याद रखो आप। तो समझ में आ गया क्या बातें? अगला मेंट का मतलब भी एक्शन होता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट की बात करते हैं और यहाँ प्रोसेस की बात करते हैं। कैसे? एग्री करने की प्रोसेस क्या है? एग्री करने की प्रोसेस एग्रीमेंट है। डेवलप करने की प्रोसेस डेवलपमेंट है। एंजॉय करने की प्रोसेस एंजॉयमेंट है सर। उसी तरीके से ई आर और ओ आर आया तो वो किसी भी काम को करने वाला होगा। टीच करने का काम टीचर, एक्ट करने का काम एक्टर, क्रिएट करने का काम क्रिएटर, इन्वेस्ट करने का काम इन्वेस्टर। तो उम्मीद है आपको प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे काम करता है किसी भी रूट वर्ड में लगकर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का मीनिंग आता है तो कहीं ना कहीं उससे बढ़ने वाले जितने भी वर्ड हैं उनका मीनिंग आपको याद होगा। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश में वोकेब को कंप्लीट करने का। तो अगर आपको याद है मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वर्ड या वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में मैं आपको इसके लिए बहुत ज्यादा क्या देने जा रहा हूं, मैं आपके इसके लिए टेस्ट योरसेल्फ करके मतलब क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जरूर इनको सोल्व करके मुझे आंसर दीजिएगा। मैं एक दो करके बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम आगे बात कर लेंगे। देखिएगा, कॉम्प्रीहेंशन दिखा, तो कॉम्प्रीहेंशन ये एक वर्ड आपने उठाया, इसमें आपको ये बताना है कि सर जो कॉम्प्रीहेंशन है उसमें एस आई ओ एन या आई ओ एन जो है वो क्या लगा हुआ है? सफिक्स लगा हुआ है। सफिक्स लगाने से ये वर्ड मिलकर बना है कॉम्प्रीहेंस। उसमें एस आई ओ एन या आई ओ एन क्या है सर? एक सफिक्स है। उसी तरीके से आगे देख लो, एडिशन में क्या लगा? टी आई ओ एन या आई ओ एन। ठीक है, उसी तरीके से आगे देख लो, मॉडर्नाइज देख लो, इसमें क्या लगा? आई जेडी। उसके बाद में क्या लिखा? प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल में क्या लगा? अभी मैंने बताया एबीएलई। ठीक है, अगला इधर देख लेंगे आप। अगला देखें आप, पोस्ट ग्रेजुएट।
तो पोस्ट भी एक वर्ड है, ग्रेजुएट भी एक वर्ड है, तो ये दोनों कंबाइनिंग वर्ड है। बस आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सफिक्स लगाने से मिलकर बना है, कौन सा प्रीफिक्स लगाने से मिलकर बना है, कौन सा कंबाइन करके बनाया गया है और कौन से को कन्वर्ट करके बनाया गया है। ये चारों चीजों को आपको मुझे आंसर करके देना है, ठीक है। जैसे मैं लास्ट वर्ड बता देता हूँ, कॉपी राइटर, तो कॉपी एक वर्ड है, राइटर एक वर्ड है, और अगर राइटर की बात करूं तो राइट एक रूट वर्ड और उसमें जो ईआर है वो क्या है सर, एक सफिक्स है। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इनका इनका क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया और रिवीजन के तौर पर इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद यही कि आप इनका कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आंसर लिखकर बताएंगे कि हर एक का क्या आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है जो वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन है, अल्फाबेट है, लेटर्स है, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन है, जितनी भी आपकी चीजें वो क्लियर हो गई होगी। ये जो सीरीज है, ये सिलेक्शन जो सीरीज है हमारी चलती रहेगी। व्यवस्थित तरीके से आप जुड़े रहें, हर एक वीडियो को व्यवस्थित तरीके से देखें, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएं और उस हर एक छात्र तक इसको पहुंचाएं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश को लेकर हर दिन उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हर दिन उसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आप उन तक ये वीडियो पहुंचा देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होती हैं, उसके जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उन सभी की। तो जुड़े रहें, हर जगह ये वीडियो शेयर करें, सभी अपनों और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय श्री महाकाल।